नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी पीर पर्वत हो गई है। रजत सुबह सवेरे ही उठ बैठा था और मम्मी को झिझोड़ रहा था। मम्मी उठो ना प्लीज, 6 बज गए हैं। क्यों सुबह सुबह उसे तंग कर रहा है? नानी ने झिड़की दी। थोड़ा सा और सो लेने दे। हफ्ते में एक ही दिन तो मिलता है, रोज तो तड़के उठना ही पड़ता है। पर आज पापा आएंगे ना, 8 बजे तक तो मुझे तैयार हो जाना है। मम्मी प्लीज। पर अब मम्मी को ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। पापा का नाम सुनते ही निर्मल तड़ से उठ बैठी। अलसाई आंखों से उसने कैलेंडर की ओर देखा। आज महीने का दूसरा रविवार है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यही एक दिन तो होता है जब रजत के पापा उसे 8 घंटे के लिए ले जा सकते हैं। मम्मी चाहे यह दिन भूल जाए, पर रजत कभी नहीं भूलता। इतना सा है, पर महीने के शुरू में ही उस तारीख पर गोल घेरा बना देता है और पहली तारीख से ही दिन गिनना शुरू कर देता है। इतवार की सुबह सारा घर मस्ती में सो रहा था, पर ये माँ बेटे दोनों बड़ी मुस्तैदी से तैयारी में जुट गए थे। रोज तो रजत को ब्रश करने के लिए भी मनाना पड़ता था, नहाने के लिए 100 नखरे करता था, पर आज ब्रश करने बाथरूम में गया तो ठंडे पानी से ही नहाकर चला आया। उसे हल्की सी डांट पिलाकर निर्मल ने गैस पर रखा गर्म पानी सिंक में उड़ेल दिया। भाभी को पता चल गया तो सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। बेटे के आगे 2 सैंडविच और बॉर्नविटा का ग्लास रखते हुए उसने धीरे से कहा, चुपचाप पीकर कमरे में आ जाना। तब तक मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, आवाज़ बिल्कुल नहीं करना, समझे? बच्चे को समझाकर वह खुद भी दबे पांव कमरे में चली आई। रजत के लिए उसने वही ड्रेस निकाली जो प्रदीप पिछली बार लाए थे। रजत ने देखा तो खुश हो गया। उसे तैयार करते हुए वह हमेशा की तरह ढेर सी हिदायतें देती रही। वह हाँ हूँ करता हुआ सुनता रहा। उसका सारा ध्यान घड़ी पर केंद्रित था। एकाएक पूछ बैठा, मम्मी, मरदूद का मतलब क्या होता है? मरदूद? इसका मतलब जानकर तुम क्या करोगे? पिछली बार पापा आए थे ना, तो छोटे मामा कह रहे थे, खबरदार उस मरदूद को कोई चाय नहीं पिलाएगा। निर्मल ने तड़पकर अम्मा की ओर देखा, खिसियाकर बोली, अरे उस दिन का वह छोटा जरा सनक गया था। मैंने कहा भी, आखिर है तो वह इस घर का दामाद, हमने उसके पैर पूजे हैं, क्या 1 कप चाय पिलाना गुनाह हो गया? तो बोला, उधर कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, यहाँ घर में खातिरदारी हो रही है, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी। रजत के जूतों पर पालिश करते हुए उसके हाथ रुक गए। आखिर ये लोग समझते क्यों नहीं कि यह सारा तमाशा बच्चे के सामने क्यों करते हैं? उसके नन्हे से मन में ये बातें जमकर बैठ जाती हैं तो आसानी से निकलती नहीं हैं। इस मरदूद वाली बात को ही ले लो, महीने भर तक उस पर सोचता रहा होगा, आज आखिर पूछ ही लिया। एक दिन और पूछ रहा था, मम्मी मैं क्या बला हूँ? छोटी मामी कल कह रही थी, पता नहीं इस बला से कब छुटकारा मिलेगा। कितनी बार उसका मन होता है कि उन लोगों से कहे कि जो जली कुटी सुनानी है मुझे सुना ले, पर बच्चे को तो बख्श दो, उसका बचपन क्यों तबाह कर रहे हो? 8 बजे रजत एकदम तैयार था। उसे लेकर कमरे से बाहर निकली तो छोटी भाभी से टकरा गई। हाय हैंडसम, सुबह सुबह बंठन कर कहाँ चल दिए? अरे आज इनके पिताश्री का दिन है ना, बड़ी भाभी ने याद दिलाया। अरे वाह, फिर तो मजे हैं भाई, खूब खाती रहोगी। बेचारे प्रदीप जी महीने भर की कसर एक ही दिन में निकाल लेते हैं। अरे महीने में एक दिन 150 फेंक भी दिए तो कौन सा गजब हो गया, 300 दिन तो झेलना पड़े, पता चले, बड़ी भाभी बोली। निर्मल का मन हुआ कि दोनों को करारा सा जवाब दे, पर वह बच्चे के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। होठों तक आई हुई सारी कड़वाहट को पीकर बच्चे को लगभग घसीटते हुए बालकनी में ले गई। दोनों भाभियों पर इतना गुस्सा आ रहा था। यूं तो दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है, पर निर्मल का जी जलाना हो तो दोनों एक हो जाती हैं। उनका वश चले तो निर्मल को यहाँ एक दिन भी रहने ना दे, पर घर माँ के नाम पर है और माँ भी जीवित है, इसलिए कोई वश नहीं चलता। मन जरा सुस्थिर हुआ तो उसने रजत के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटे, जैसे ही पापा की स्कूटर नजर आए तुम दौड़कर चले जाना नीचे। बेकार में बेचारे इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएंगे। यहाँ घड़ी भर बैठना होता तो भी एक बात थी, पर अभी तो मामा लोग सो रहे हैं, उनसे कौन बात करेगा? और देखो, यहाँ की कोई बात उन्हें नहीं बताना, समझे? वह हर बार यही समझाती है, पर उसे मालूम है कि वह हर बार वहाँ उगल देता होगा और सुनकर उन लोगों को खूब मजा आता होगा। पापा आ गए। उन्हें दूर से देखते ही रजत किलक उठा
और फौरन जीने की ओर दौड़ पड़ा। उनके स्कूटर से उतरते उतरते ही वह उनके पास पहुंच चुका था। उन्होंने एक बार ऊपर देखा, पर इससे पहले ही वह मनी प्लांट की ओट में हो गई थी। एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया और दूसरे ही पल बाप बेटे आंखों से ओझल हो गए। भीतर आते हुए लगा जैसे अपना सब कुछ बालकनी में ही छोड़ आई है। जब भी रजत पिता के साथ जाता है उसे लगता है जैसे वह रीत गई, उसके पास अपना कुछ शेष ही नहीं रहा। एक बार छोटी भाभी ने उसके इस एहसास को शब्द दे दिए थे, दीदी इतने विश्वास के साथ बेटे को भेज देती हो, पर अगर उन लोगों ने इसे रख ही लिया तो? अरे ऐसे हमारे भाग्य कहाँ, अभी पूरे 5 बरस प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बड़ी भाभी बोली। जब 12 का हो जाएगा तो कोरट खुद उससे पूछेगा कि वह किसके पास रहना चाहेगा। आप देख लेना, वह अपने बाप के पास ही जाना चाहेगा। देखा नहीं कितनी रलक के साथ बाट जोता रहता है। निर्मल को भी तो यही डर है, इसलिए जब जब वह अपने पापा के साथ जाता है उसका मन कड़वाहट से भर जाता है। स्थितियों के सामने वह अपने को एकदम असहाय पाती है। उसका मन सारी दुनिया से लड़ने पर आमदा हो जाता है। भीतर आई तो टेबल पर चाय लग चुकी थी। साहब बहादुर ऊपर नहीं आए? छोटे ने विद्रूप के साथ प्रश्न किया। नहीं आए, मैंने ही मना कर दिया, सोचा एक कप चाय क्यों फालतू खर्च की जाए, उतनी ही बचत ही सही। अरे वाह, तुम्हें इस घर के खर्च और बचत की चिंता कब से होने लगी? चिंता तो हमेशा से थी भैया, पर अभी मजबूर हूँ। मेरा समय आने दो, पाई पाई चुका दूंगी। और वह बिना चाय पिए कमरे से चली गई। क्या हुआ बेटे? अम्मा ने पूछा। कुछ नहीं, उसने सुबकते हुए कहा और बिस्तर पर पड़ गई। अम्मा धीरे धीरे बालों में हाथ फेरती रही। तभी छोटी भाभी 2 कप चाय लेकर कमरे में आई। मैंने तो कहा ही था कि भीतर अम्मा से लगी बैठी होगी, खूब लगाई बुझाई चल रही है ना। उसने कुछ नहीं कहा बहू, बल्कि मैं ही कब से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, पर जवाब ही नहीं दे रही, बस रोए जा रही है। आप ही बताइए, भरे पूरे घर में इस तरह रोने का मतलब? क्यों हमारा अपशगुन कर रही है? बाहर बड़े भैया छोटे को डांट रहे थे। बड़ी भाभी आग में घी दे रही थी। अब छोटी भी पहुंच जाएगी। अच्छा खासा महाभारत शुरू हो जाएगा। सबकी छुट्टी बर्बाद हो जाएगी। दिन भर घर में तनाव रहेगा। सबके मुंह सूजे हुए रहेंगे। शाम को रजत हुलसता हुआ घर में घुसेगा और माहौल देखकर एकदम बुझ जाएगा। उसके पास घर के बच्चों के लिए भी ढेरों उपहार और टॉफियाँ होंगी, पर उन्हें कोई नहीं छुएगा। वे सारी चीजें अपमानित सी हॉल में पड़ी रहेंगी। हारे थके मन से सुबह रजत उन्हें बटोर लेगा और दोस्तों में बांट देगा। अपने पिता का यह अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके आंसू निकल आते हैं। इतनी सी उम्र में बेचारे को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है। बेटे, अम्मा ने कहा, जब अपना समय खराब चल रहा हो तो थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। वह एकदम भड़क गई। मैंने कुछ नहीं किया है अम्मा, वह तुम्हारा लाडला ही सनक रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि यह वही भाई है जो मेरे लिए मरने मारने पर आमदा हो जाता था। यही भाभियाँ कभी मुझे पान फूल की तरह सहेजती थी, आज उन्हीं की आंखों में कांटे की तरह खटक रही हूँ। देख निर्मल, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर बहन बेटी 4 दिन के लिए घर आए तो अच्छा लगता है, हमेशा के लिए आए तो हाँ बोझ बन जाती है, यही ना। पर अम्मा अपने लाडलों को समझा दो कि मैं हमेशा यहीं रहने वाली नहीं हूँ। बस मुझे जरा ढंग की नौकरी मिल जाने दो, मैं उसी दिन से घर छोड़ दूँगी। मेरी भी यही इच्छा है बेटी कि मेरे रहते तेरा कोई ठिकाना हो जाए, या तू राजी खुशी अपने घर लौट जाए। अम्मा प्लीज़, निर्मल ने कातर स्वर में कहा तो अम्मा चुप हो गई। उन्हें मालूम है कि बेटी के वापस घर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वह अध्याय एक तरह से बंद हो चुका है। यह बात नहीं है कि वहाँ उसे कोई तकलीफ थी, ना कोई मारपीट, ना गाली गलौज, ना शादी से पहले उन लोगों ने पैसों की मांग की, ना बाद में, ना उनका दामाद शराबी था, ना जुआरी। वहाँ तो किस्सा ही कुछ और था। निर्मल का पति अपनी विधवा भौजाई के प्रेम में पागल था। शुरू शुरू में उसे जब पता चला तो धक्का सा लगा, पर वह शर्म के मारे किसी को कुछ कह न सकी। 4-6 महीने बाद निर्मल ने धीरे से अपनी बड़ी भाभी को यह बात बताई। वह बोली, कोई बात नहीं, 2 जवान लोग एक घर में रहते हैं तो ऐसा अक्सर हो जाता है, पर अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। पर कहाँ, कुछ ठीक तो नहीं हुआ। 3 महीने के रजत को लेकर घर पहुंची तो पता चला संबंध और भी गहरे हो चुके हैं। अब तो पहले वाला संकोच भी नहीं रहा। हार कर उसने अम्मा से शिकायत की। अम्मा दंदनाती समधिन के पास पहुंच गई, लेकिन समधिन उल्टे उन पर चढ़ बैठी। बोली, यह तो सब हमें मालूम है, आप कौन सी नई बात बता रही हैं, पर हमें यह बताइए कि फिर आपकी बिटिया किस मरज की दवा है। हम तो बड़ी आशा से ब्याह कर लाए थे।
उनकी इस स्पष्टवादिता से अम्मा हैरान रह गई। फिर भी हिम्मत करके बोली, अव्वल तो गलती बहन जी आप ही की है। ऐसी जवान बहू को घर में रखना ही गलत था, उसे पीहर भेज देती। अरे हम तो लाख भेज देते, पर वह जाती तब ना वह जाती ना वह भेजता था। दोनों की शुरू से ही मिली भगत चली आ रही थी। पति की असाध्य बीमारी के दौरान देवर से रासलीला रचाने वाली जेठानी के प्रति निर्मल का मन वितृष्णा से भर गया, पर उससे ज्यादा शोभ उसे सास पर आया, जिन्होंने जानते बूझते एक निरीह कन्या की बलि दे दी। अम्मा ने तो कह डाला, बहन जी आपने मेरी बेटी की जिंदगी नाहक बर्बाद कर दी, उन्हीं दोनों के फेरे पड़वा देती। इसके जवाब में तुनक कर बोली, छोटी जाति में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। अरे वाह री ऊंची जाति और वाह रे ऊंचे लोग। इसके बाद निर्मल ने सीधे पति से ही बात की। कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, मैं उस पर पर्दा डालने के लिए तैयार हूँ, पर अब घर में मैं हूँ, बच्चा है, आगे से तो यह सब बंद होना चाहिए। पर वह बंदा तो माँ की तरह दबंग निकला। बोला, यह सब ऐसे ही चलेगा, तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं तो रास्ता नापो। इस अपमान के बाद तो वहाँ रहने का प्रश्न ही नहीं था। वह बड़ी टसक के साथ मायके लौट आई। भाइयों ने भी हाथों हाथ लिया। फौरन गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी। जेवर, कपड़े और दहेज का सामान वापस मंगवा लिया। 4-6 महीने आराम से कट गए। फिर धीरे धीरे सबके चेहरों से नकाब उतरने लगी। ऊब, खींच, उपेक्षा साफ झलकने लगी। जिस ठसक के साथ लौटी थी वह तो कब की समाप्त हो गई। अब बस एक लाचारी थी, विवशता थी। अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी, पर अभी तो वह सपना ही था। गुजारे भत्ते के 500 रुपये स्वीकृत हुए, पर उन रुपयों में उसकी और रजत की पढ़ाई का खर्च भी पूरा नहीं होता था। उसने बीएड के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिया था। सुबह एक स्कूल में पढ़ाती थी। उस नौकरी की उपयोगिता इतनी ही थी कि वहाँ से उसे अध्यापन का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। बीएड के लिए जरूरी था। बाकी खर्चों के लिए भाइयों का मुंह जोना पड़ता था। यही बात सबसे ज़्यादा दुख देती थी। सबसे जानलेवा खर्च था कोर्ट का, वकीलों का। गुजारे भत्ते की स्वीकृति के साथ एक तरह से केस खत्म हो ही गया था, पर अब वे लोग तलाक मांग कर रहे थे और निर्मल किसी कीमत पर तलाक देना नहीं चाहती। उसे मालूम है कि तलाक के दूसरे ही दिन वे शादी रचा लेंगे। इस देश में लड़कियों की कमी तो है नहीं, और वह नहीं चाहती कि एक और जिंदगी बर्बाद हो। पहले तो भाई भी उसके साथ थे, कहते थे बच्चों को जिंदगी भर तड़पाएंगे, कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते एड़ियाँ घिस जाएंगी, तब मजा आएगा। पर अब उन लोगों का भी उत्साह खत्म हो गया। कहते हैं जब तुम्हें साथ रहना ही नहीं तो तलाक दो और छुट्टी करो, फिर वह शादी करे या भाड़ में जाए, तुम्हें क्या मतलब। अपनी बात वह भाइयों को ठीक से समझा नहीं पाती। अब आपस में उतना सुसंवाद भी नहीं रह गया है। सबसे ज़्यादा दुख तो अम्मा के लिए है। उसकी वजह से उनका बुढ़ापा खराब हो रहा है। सोचा होगा कि सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो गई है, अब आराम से बैठकर राम नाम रटेंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बताए। अब बेटी की चिंता से मरी जा रही हैं। बेटे अलग नाराज हैं, बेटी को शय दे रही हैं। बहुएं कोसती हैं कि हरदम नवासे का पक्ष लेती है और घर के बच्चों को डांट पड़वाती हैं। हाँ, रजत घर का बच्चा नहीं है। किसी जमाने में वह इस घर का खिलौना था, सबकी आंखों का तारा था, पर अब समय बदल गया। अब तो एकदम अलग थलग पड़ गया। निर्मल को अब डर लगने लगा कि स्नेहहीन कलेश कलह वाले वातावरण में उसका स्वस्थ मानसिक विकास कैसे होगा। या तो वह बेशरम और उद्दंड हो जाएगा, या फिर एकदम घुन्ना और कुंठित। बच्चों की तरह सहज सरल वह रहेगा ही नहीं। अपने स्वाभिमान की उसे क्या इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को 6 बजे वह सोसाइटी के गेट के बाहर ही जाकर खड़ी हो गई। ठीक समय पर स्कूटर की परिचित आवाज़ सुनाई दी। उसे देखकर वे लोग भी बाहर ही रुक गए। इस तरह के स्वागत की तो आशा ही नहीं थी। रजत हमेशा की तरह चीज़ों से लदा फदा था। उसे नीचे उतारते हुए निर्मल ने कहा, जाओ, यह सब घर में रखा और कुछ देर वहीं रहना, नानी माँ अकेली है। बच्चा पिता को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता था, पर माँ की अवज्ञा का साहस भी न कर सका। बेमन से बराबर पीछे मुड़कर देखता हुआ चल पड़ा। जब गेट के भीतर दाखिल हो गया तो निर्मल ने कहा, कुछ बात करनी थी, कहीं चलकर बैठे। प्रदीप के लिए यह आश्चर्य का दूसरा धक्का था। शायद 8-10 महीने बाद उसने निर्मल का स्वर सुना था, पर वह इतना रूखा था कि आशा की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह चुपचाप पीछे बैठ गई तो प्रदीप ने बिना कुछ बोले स्कूटर स्टार्ट कर दिया। बिना कुछ पूछे 3-4 किलोमीटर चलकर एक रेस्तरां के सामने रोक दिया। चुपचाप दोनों जाकर एक कोने वाली मेज पर बैठ गए और कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया। इत्मीनान से बैठ जाने पर प्रदीप ने शुरू किया,
हाँ बोलो, क्या कह रही थी? मैंने सुना है कि आपने फिर से लड़कियां देखना शुरू कर दिया है। लड़कियां देखने से क्या होता है? जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी शादी तो नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि अगर मैं तलाक दे दूं तो आप एक और ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। जो मैंने सहा है वह कोई और भी सही है, मैं नहीं चाहती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? निर्मल कुछ क्षण चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, जिनके कारण यह सब बखेड़ा हुआ है आप उन्हीं से क्यों नहीं शादी कर लेते? पर यह तो माँ के जीते जी संभव नहीं। माँ जी सब जानती हैं। माँ सिर्फ जानने से क्या होता है? जानने को तो बहुत लोग जानते हैं, पर मानना भी तो चाहिए। तो आप मनाइए ना। मुझे तो माँ जी पर आश्चर्य हो रहा है कि सब कुछ जानते बूझते वह चुपचाप क्यों बैठी हैं। औरत होकर एक औरत की को ऐसी घिनौनी जिंदगी जीने पर मजबूर क्यों कर रही हैं? माँ की बात रहने दो, तुम अपनी कहो, तुम क्या चाहती हो? यही कि आप अपनी भाभी का हाथ थामकर उन्हें एक इज्जत की जिंदगी दें। समझ लीजिए कि तलाक के लिए मेरी यह शर्त है। लेकिन बिना तलाक के मैं किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ? घोषणा तो कर सकते हैं। जिस दिन आप इतनी हिम्मत जुटा लेंगे मैं आपको तुरंत तलाक दे दूंगी, और तलाक भी और बच्चा भी। बच्चा भी? हाँ। वह इस समय उम्र के उस नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसे इस समय एक सुरक्षित छत की ज़रूरत है। सुरक्षित छत, अच्छी परवरिश और माँ बाप का प्यार। मुझे विश्वास है आप लोग उसे यह सब दे सकेंगे। और तुम? मेरी चिंता मत करें। मेरी चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं। मेरा बीएड पूरा हुआ जाता है। अगले सत्र में मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। रजत की पढ़ाई की समस्या नहीं रहेगी तो मैं देहात में भी रह लूँगी। और यह मेरा प्रस्ताव है। ठंडे दिमाग से इस पर सोचकर मुझे जवाब दीजिएगा। अपनी बात समाप्त कर वह उठ खड़ी हुई और बिना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए रेस्तरां से बाहर निकल गई। कोका कोला की बोतल हाथ में थामे प्रदीप उसे देखता ही रह गया।